वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ये आपका को करिकुलर कोर्स है। बीए में आप हैं, बीएससी में हैं या बीकॉम में हैं, चौथे सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको को करिकुलर कोर्स के रूप में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि शारीरिक शिक्षा और योग के बारे में आपको जानना है बेसिकली। तो यहाँ से बनने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों में यही आपका पूछा जाता है। आप बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों का सिलेबस सेम ही है। वही प्रश्न बीए में, वही बीएससी में, वही बीकॉम के पेपर में, यानी सभी का ऐसे आपका ऑब्लिक करके पेपर आपका आएगा, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम सभी का पेपर लगभग सेम ही आता है। ठीक है, चौथे सेमेस्टर में अगर आप पहुंच चुके हैं तो आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना होगा। तो उसी जो है के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर है 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, आज के वीडियो के माध्यम से 38 एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस के चॉइस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे ही हर एक को करिकुलर जो कोर्स में शामिल सिलेबस होगा उसको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका ये शामिल है। सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी सेमेस्टर से बनने वाले जो को करिकुलर कोर्स के मॉडल पेपर होंगे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ से इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी, जैसे यूनिवर्सिटी का पेपर कब होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, ऐसे तमाम प्रकार के वीडियोस आपको भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट आपको देने वाला है और बहुत ही लाभकारी हो सिद्ध होगा। ठीक है, चले, पहला प्रश्न है, प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग के लिए, यानी कि प्रशिक्षित यानी जो ट्रेनिंग से पूर्ण अध्यापक होते हैं उनकी मांग की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश में एक निदेशालय खोला गया था। और वो निदेशालय खोला गया था, कब खोला गया था भैया? वो खोला गया था 1963 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय अनुशासन योजना शुरू की गई थी 1954 में। ये बात भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस सन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया था? तदर्थ समिति का गठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो किया गया है 1959 में किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, परीक्षा में कई बार आया है। भारत के केंद्रों के कारण से भारत में खेलों का विकास हुआ है। दंड बैठक का, लोक नृत्य, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, लाठी चलाना, ये सभी खेलों का विकास जो है भारत में ही हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश काल में स्कूलों में ध्यान दिया जाता था किस पर? साइकिल पोलो पर, घुड़दौड़ पर, स्वदेशी खेलों पर या पोलो पर? यह प्रश्न पिछली बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में स्कूलों में स्वदेशी खेलों पर एक प्रकार से ध्यान दिया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देशी क्रियाकलापों को ज़्यादा व्यापक और आकर्षक बनाने के क्रम में अमरावती के एचबीपी मंडल ने शारीरिक शिक्षा का कोर्स चलाया था। खो खो के लिए, कबड्डी के लिए या आटी पारिया के लिए? तो इन तीनों खेलों के लिए चलाया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी खेल। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में जो है ये प्रश्न आ सकता है आपकी बार। अगला क्वेश्चन से, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा शारीरिक विकास को मान्यता कब दी गई? बताएं। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा शारीरिक विकास को मान्यता कब दी गई? बताएं। शारीरिक विकास को मान्यता कब दी गई भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा? तो 1882 में दी गई थी। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा यानी कि एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनान के इतिहास को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं? तो यूनान के इतिहास को शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो उसको चार काल में हम बांट सकते हैं। ठीक है, चार काल खंडों में। पहला कालखंड है आपका स्पार्टन। ठीक है, स्पार्टन काल। दूसरा काल है आपका प्रारंभिक एथेनियन काल। तीसरा काल आपका होगा होमेरिक काल। और चौथा काल आपका होगा स्वर्ण काल। तो ये चार काल हैं जो कि शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को हम इन चार भागों में बांट सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, देखेंगे शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? मैदान, छत, स्थान या कक्ष? किसका होना बहुत जरूरी है? शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु का है जो है वो होता है मैदान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछली बार प्रश्न आया था परीक्षा में। सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रकार से मॉडल पेपर है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय यानी CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की जो है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और भी ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऐसे और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, उन सभी के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी विश्वविद्यालय BU झांसी, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी में जो है ऑब्जेक्टिव यानी लगभग सभी विश्वविद्यालयों की बात की जाए तो उसमें आपको BA BSc BCom में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा 4th सेमेस्टर में पढ़ना होगा और उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? योग साधना, शारीरिक शिक्षा या व्यायाम या उपर्युक्त सभी? तो शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा इंपॉर्टेंट है? वो है शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, किस प्राणायाम के अभ्यास में केवल पूरक व रेचक ही मतलब रेचक ही करते हैं? बताएं, पूरक और रेचक किस प्रकार के प्राणायाम में करते हैं? वैसे प्राणायाम जो होता है उसमें 3 क्रियाएं की जाती हैं। एक होता है जो है पूरक, दूसरा होता है रेचक और तीसरा होता है कुंभक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो पूरक होता है इसमें क्या करते हैं? पूरक में जानते हैं क्या करते हैं? श्वास को हम लोग खींचते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक नाक दबा लिया और दूसरे नाक से क्या किया, हमने सांस को खींचा, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका पूरक हो गया। फिर इसके बाद में रेचक क्या होता है? जब हम जो है क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं तो क्या होता है, यानी कि एक बार सांस खींचे फिर जब छोड़ते हैं तो क्या हो गया, छोड़ने को रेचक कहा जाता है। यानी सांस छोड़ने को रेचक, सांस को छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, हवा बाहर निकालने की प्रक्रिया, रेचक कहलाती है नाक के माध्यम से। और पूरक नाक के माध्यम से जब हवा आप अंदर खींचते हो उसको पूरक कहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पूरक। लेकिन जब आप क्या करते हैं, जब आप जो है सांस को अंदर खींच करके और सांस को अपने रोक लेते हैं, यानी कि सांस आप रोक लेते हैं, सांस रोकने की क्रिया को आप कुंभक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुंभक कहते हैं। सांस रोकने की क्रिया क्या कहलाती है भैया? कुंभक कहलाती है। समझ में आ गई चीजें? तो जो आपका प्राणायाम होता है उसके अभ्यास के दौरान, प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, केवली प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, ठीक है, ऐसे और प्राणायाम आपके होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कपालभाति प्राणायाम, ठीक है, शीतकारी प्राणायाम। तो इन सभी प्राणायाम में आपका जो केवली प्राणायाम होता है इसमें पूरक और रेचक ही हुआ तो होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसका अभ्यास बाकी प्राणायाम के साथ आसानी से कर सकते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो किसका अभ्यास बाकी प्राणायाम के साथ आसानी से कर सकते हैं? तो प्लावनी प्राणायाम का जो है अभ्यास आप बाकी प्राणायाम के साथ कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, पेट की गर्मी और जलन को कम करता है, कौन सा प्राणायाम? तो भाई शीतली प्राणायाम, जाहिर सी बात है ये पेट की गर्मी और जलन जो होगी उसको शीतलता प्रदान करेगा, कम करेगा, शीतली प्राणायाम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक विचारों का संचार करने में सहयोगी है, सकारात्मक विचारों का संचार करने में सहयोगी कौन सा है? सूर्य भेदी प्राणायाम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बालों की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है, बालों की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है कपालभाति प्राणायाम से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है आपकी बार। देखिए, घेरंड संहिता के उपदेशक कौन है? घेरंड संहिता की अगर बात करें तो घेरंड संहिता को लिखा है घेरंड मुनि ने, यानी उसके उपदेशक हैं घेरंड मुनि। घेरंड मुनि के शिष्य थे चंडकपाली। चंडकपाली नाम के एक राजा थे। चंडकपाली राजा जो थे वो घेरंड मुनि के शिष्य हुआ करते थे। चंडकपाली राजा ने ही एक प्रकार से जो है योग के बारे में कुछ प्रश्न तमाम सारे पूछे थे घेरंड मुनि से। तो घेरंड मुनि ने कहा कि राजा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जो है मैं एक पुस्तक के माध्यम से दूंगा। उन्होंने घेरंड संहिता लिख डाली और उसमें राजा के तमाम प्रकार के प्रश्नों के जवाब थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घेरंड मुनि ने घेरंड संहिता को लिखी। घेरंड संहिता में कुल श्लोकों की संख्या की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के घेरंड संहिता में 7 अध्याय हैं, सप्ताध्यायी है ये घेरंड संहिता।
और इसमें कुल मिलाकर के 353 श्लोक हैं, जिसमें एक प्रकार से सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, घेरण संहिता में जो 7 अध्याय हैं कौन कौन से हैं? पहला अध्याय है षटकर्म प्रकरणम। ठीक, क्या है पहला अध्याय? कौन सा है? षटकर्म प्रकरणम। दूसरा आपका है आसन प्रकरणम। तीसरा है मुद्रा कथनम। चौथा है प्रत्याहार। पांचवा है आपका प्राणायाम। छठवां है ध्यान योग। और आपका 7वां जो अध्याय है वो है समाधि योग। तो ये 7 अध्याय हैं और इन 7 अध्यायों में 353 श्लोकों की संख्या है, ये बात ध्यान रखेंगे। समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? समाधिपाद की अगर बात करें तो समाधिपाद जो है ये पतंजलि के, पाद मतलब अध्याय, तो समाधिपाद जो है ये एक अध्याय है किसका? ये पतंजलि के योग सूत्र का एक प्रकार से ये अध्याय है। पतंजलि का योग सूत्र यानी योग सूत्र एक पुस्तक है जिसको पतंजलि ने लिखा है। वो एक प्रकार से कितने अध्यायों में? 4 अध्यायों में बटी हुई है, जिनमें से एक आपका ये पाद जो है यानी अध्याय ये है समाधिपाद। समाधिपाद की अगर बात की जाए तो उसमें 51 सूत्र हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, या वृद्धि और विकास, या फिर ये सभी? तो शारीरिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य पूछता तो आप डी लगा देते, लेकिन यहाँ पर मुख्य पूछा गया है तो यहाँ पर व्यक्ति का संपूर्ण विकास या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो आप ऑप्शन में मिले, चूंकि यूनिवर्सिटीज जो हैं यही मानती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुशासन योजना। राष्ट्रीय अनुशासन योजना किस वर्ष आरंभ में आई? तो ये आई थी 1954 में। मैंने प्रश्न अभी पूछा था तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर, 1954। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। चलिए प्रश्न बताएं भाई। प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा प्रश्न आया हुआ है और अब की बार भी आएगा, ध्यान रखिएगा। मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि कौन सी है? मोटापे का मूल्यांकन करने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं बीएमआई। बीएमआई के द्वारा एक प्रकार से मोटापे को मापते हैं। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोटापे का मुख्य कारण क्या है? अगर आप अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा लेंगे तो आप मोटे हो जाओगे, यानी कि सी ऑप्शन मोटापे का मुख्य कारण है अधिक कार्बोहाइड्रेट और वसायुक्त पदार्थों को लेना। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता से आपको रोग होगा मोटापा रोग। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा की अगर बात की है, वसा को अंग्रेजी में फैट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हाइड्रेट आप लेते हो, यानी कि ये अनाजों में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वसा आपका घी तेल इस सब में पाया जाता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की तो उसमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि बात करें वसा तो 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे मोटापे का मुख्य कारण क्या है? भोजन संबंधी आदतें, वंशानुक्रम, कम शारीरिक परिश्रम। अगर आप भोजन की आदतें अपनी नहीं सुधारेंगे, भोजन एक प्रकार से आपका मतलब भोजन का एक प्रकार से आपकी आदत बिगड़ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में मोटापा बढ़ सकता है। वंशानुक्रम भी मोटापे का एक कारण है। कभी कभी क्या होता है, जिसके पिताजी बहुत मोटे होते हैं उसका बच्चा भी मोटा होता है, या माता मोटी तो बच्चा भी मोटा होता है, यानी कि वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। और अगर आप कम शारीरिक श्रम करेंगे, आप शरीर से मेहनत कम करोगे तो भी आप मोटे हो जाओगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब आप अत्यधिक भार हो जाए आपका, यानी कि आप बहुत ज़्यादा वजन आपका बढ़ जाए, तब उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट और वसा का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को आहार लेना चाहिए कैसा? तो उसको आहार लेना चाहिए कम कैलोरी युक्त। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ मोटापे से ग्रसित व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकता है? बताएं, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ मोटापे से ग्रसित व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकता है? तो वो हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकता है मोटापे से युक्त व्यक्ति। नींबू की शिकंजी वो ले सकता है। स्प्रेटा मतलब सप्रेटा दूध भी ले सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से क्या होना चाहिए? मोटे व्यक्ति के आहार में
फल, सब्जियाँ, सलाद और तरल पदार्थ अगर हों तो ज़्यादा बेटर होता है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तले हुए पदार्थ नहीं खाना चाहिए। केक और पेस्ट्री तो बिल्कुल नहीं, जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फल खा लें आप, सब्जियाँ खा लें, सलाद खा लें, तरल पदार्थ आप कोई ले लें, ये मोटापे में चल जाएगा, ठीक है? आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा एकाग्रता प्राप्त होती है और मानसिक व शारीरिक कमजोरी दूर होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसके द्वारा एकाग्रता प्राप्त होती है और मानसिक और शारीरिक कमजोरी दूर होती है? तो अगर आप आसन करते हैं, आसन करेंगे अगर आप, तो ऐसे में मानसिक और शारीरिक कमजोरी आपकी दूर होगी और आप कोई एकाग्रता प्राप्त होगी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेट कर किया जाने वाला आसन इनमें से कौन सा है? देखिए, इनमें से जो मेरुदंड आसन है, ये बैठकर और लेटकर दोनों विधियों से किया जाता है। तो यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरुदंड आसन, ठीक है? बाकी ब्रज को, अच्छा आपसे पूछता जाता है किस आसन को थंडरबोल्ट पोज कहा जाता है? तो वज्रासन को थंडरबोल्ट पोज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा डायमंड पोज किसे कहते हैं? डायमंड पोज भी एक प्रकार से इसी को वज्रासन को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, अगला प्रश्न है, कोणासन जो है किस प्रकार किया था? कोणासन मतलब कि आप खड़े हो जाएं, ऐसे खड़े हो जाएं, मान लेते हैं ये आप हो। अब ये कोणासन करने की विधि मैं बताता हूँ, ठीक है? मैं सारी चीज़ों की विधियाँ आपको बता दूँ, हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे, ये मान लेते हो आप हो, ठीक है? अब यहाँ से आपका हाथ जो, एक हाथ है एक प्रकार से यहाँ पर घुटने पर आपके हो, और उसके बाद में दूसरा हाथ जो है ये ऐसे उठा करके, ऐसे मतलब एक कोण के तरीके से आपको बनाना होता है, एक कोण, ठीक है? यहाँ पर मैं बना नहीं सकता उस चीज़ को, लेकिन मैं आपको किसी दिन समझा दूंगा। सारे आसन को मैं आप एक वीडियो में ऐसा करूंगा कि जो सारे आसन हैं आपके, भुजंगासन, मकरासन, धनुरासन, ठीक है, और ये तमाम प्रकार के जो आसन हैं, इनको मैं चित्र के रूप में आपको, चित्रात्मक रूप से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है? विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, तो परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तो कोणासन किस प्रकार किया जाता है भैया? कोण आसन जो होता है ये खड़े होकर के किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। शीतली प्राणायाम के द्वारा कम होता है। देखिए, पसीना, पेट की जलन और पेट की गर्मी, ये सब शीतली प्राणायाम के द्वारा कम होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, मूर्छा प्राणायाम दूर होता है। मूर्छा प्राणायाम जो दूर होता है, मूर्छा प्राणायाम के द्वारा क्या दूर होता है? भय, तनाव और चिंता, या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्छा प्राणायाम के द्वारा ये सभी चीज़ें, भय, चिंता और तनाव तीनों दूर होते हैं। डी ऑप्शन ये सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उज्जाई शब्द का अर्थ होता है, उज्जाई शब्द का क्या अर्थ होता है? विजयी या फिर जीतने वाला। उज्जाई का मतलब क्या होता है? विजयी या जीतने वाला। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी के पेपर में 2023 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और आपको अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पेपर देखना है कि 2023 में कौन कौन से विश्वविद्यालय में कौन कौन से पेपर आए थे, तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल, हमारा दूसरा चैनल है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन से, प्लाविनी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है? प्लाविनी प्राणायाम जो होता है, ये खड़े होकर के भी आप कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं। प्लाविनी प्राणायाम इन तीनों विधियों से, यानी बैठ कर, खड़े होकर, लेट कर, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मतलब बैठ कर भी करते हैं, लेट कर भी करते हैं और खड़े होकर के भी करते हैं, तीनों स्थितियों में आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन विज्ञान, भारत का प्राचीन विज्ञान जो है वो है योग विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, मूर्छा प्राणायाम को और किस नाम से जाना जाता है? मूर्छा प्राणायाम को सठमुखी मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है कि वायु मुद्रा अभ्यास को और किस नाम से जाना जाता है? तो वायु मुद्रा अभ्यास को मृत संजीवनी मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा वायु मुद्रा अभ्यास को वायु शासन मुद्रा भी आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका वायु शासन मुद्रा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग कई सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे, ठीक है? और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट कर दें। अपने सभी दोस्तों को बता दें कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा एक दूसरा चैनल बना दिया गया है को करिकुलर कोर्स को लेकर के, तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है? और चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। ओके, आपके लिए को करिकुलर मास्टर नाम से चैनल बनाया गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और आपकी को करिकुलर की परीक्षा को और आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस चैनल पर दी जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद। तो आप लोगों ने इन तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझ लिया। ऐसे ही और तमाम प्रकार के प्रश्न जो होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से, ठीक है, 10, 20 या 15 मिनट के वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में या तो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर हमारे पास हैं, तो उन सभी से छाँट-छाँट करके क्वेश्चन पेपर आपके मतलब कि क्वेश्चंस को आपको समक्ष लाने का प्रयास रहता है। और भी तमाम प्रकार के ऐसे प्रश्न हैं जो कि 2024 में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को भी आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? धन्यवाद। को-करिकुलर कोर्स 2024-25 की परीक्षाओं के लिए टॉप 38 क्वेश्चंस आप लोगों ने आज की वीडियो के माध्यम से देखा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।